हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो हम ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म कर रहे थे। लास्ट वीडियो में क्या है, हमने क्या पढ़ा था, वी हैव स्टडीड, ठीक है, बॉन्ड फिजन। लास्ट वीडियो में क्या हम बॉन्ड फिजन पढ़ रहे थे। हमने देखा था कि भी दो तरह से क्या होते हैं बॉन्ड फिजन होते हैं। क्या होते हैं बॉन्ड फिजन? एक होमोलिटिक बॉन्ड फिजन और एक क्या होता है हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन। ठीक है, तो होमोलिटिक में क्या है, आपके पास फ्री रेडिकल्स बन रहे थे, और हेटेरोलिटिक में क्या है, कार्बोकैटायन और कार्बेनियन आयंस बन रहे थे। और ये डिपेंड किस पे कर रहा था? ये डिपेंड कर रहा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम्स। जो बॉन्डेड एटम्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, उससे क्या है ये बॉन्ड फिजन हो रहा था कि भी किस तरह से हो रहा है और होगा, उसी को होमोलाइसिस और हेटेरोलाइसिस हमने क्या कह दिया था। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या आती है, वो ये आती है कि कुछ टर्म्स हमारे को और पढ़नी है, तो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एक चीज आती है रेट ऑफ, ठीक है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। क्या था आपके पास? रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है जब हम मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए हो जाता है। इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप क्या होता है। और ये मोस्टली क्या होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए होता है। ठीक है, ये मोस्टली क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए होता है। किसके लिए होता है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए होता है। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हमने पढ़ी थी, वो रिएक्शन जो एक से ज्यादा स्टेप में होती है। क्या होती है? एक से ज्यादा स्टेप में क्या होती है, रिएक्शन होती है। अब रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता क्या है, हम इसके बारे में सिंपली आप कह देते हैं कि स्लोएस्ट स्टेप। ठीक है, ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, मतलब क्या है, जब हमने बात की थी कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होती है। ठीक है, तो रेट जो होता है, रेट डिटर्मिनिंग का मतलब होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किस स्टेप पे डिपेंड करेगी। क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किस स्टेप पे डिपेंड करेगी। तो उसके लिए कहा जाता है जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप है उस पर क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, डिपेंड करती है। क्या करती है? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, डिपेंड करती है। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं, वी टेक एन एग्जांपल। ठीक है, तो आपने एमएससी की है, आपने बीएड भी की है, तो आप, ठीक है, तो वहां से क्या एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है, कंप्लीट करने के लिए क्या है, आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है, और उस प्रोजेक्ट की एक खासियत ये है कि उसके अंदर क्या है कि आपको अकेले को प्रोजेक्ट नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, मान लीजिए 5 या 6 की टीम बना देते हैं। 5 या 6 की क्या है, टीम बना दी गई आपके स्कूल क्लास के 5 या 6 स्टूडेंट्स की क्या टीम बना दी गई, और प्रोजेक्ट के क्या है, मान लीजिए 6 पार्ट्स। ठीक है, तो हर स्टूडेंट को क्या है, एक पार्ट अलॉट कर दिया है। ठीक है, मींस आप ये काम करेंगे, आप ये काम करेंगे, आप ये काम करेंगे, आप ये काम करेंगे। ठीक है, हर स्टूडेंट को क्या है कि एक पार्ट अलॉट कर दिया गया है कि भाई ये काम इस ये करेगा, ये काम ये करेगा, और ये काम ये करेगा। ठीक है, अब बात आती है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट कब होगा। जल्दी कंप्लीट होगा या लेट कंप्लीट होगा। ठीक है, जल्दी कंप्लीट होगा या लेट कंप्लीट होगा, ये बात डिपेंड करेगी कि ये 6 जो स्टूडेंट्स हैं आपके, जो 6 हमने स्टूडेंट्स लिए थे, इनकी काम करने की स्पीड कितनी है। इसको मैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मान लेते हैं। ठीक है, इसको क्या हमने कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मान लिया, तो इनकी काम करने की स्पीड कितनी है। अब मान लीजिए नंबर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6। ठीक है, अब सभी सोचते हैं कि भाई ठीक है, हम क्या हफ्ते भर में क्या इसको कंप्लीट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? हफ्ते भर में से कंप्लीट कर लेंगे प्रोजेक्ट को। तो पहला जो होता है अपने काम को क्या कर देता है, 4 दिन में खत्म कर देता है। ठीक है, इसने क्या कर दिया, 4 दिन में खत्म कर दिया। इसने क्या किया, 6 दिन में खत्म कर दिया। ठीक है, इसने क्या किया, 3 दिन में खत्म कर दिया। अब ये क्या करता है,
ये लेता है 10 दिन। ये क्या करता है, 10 दिन लेता है। ये क्या करेगा, 5 दिन में कर देगा। और ये भी क्या करता है, 6 दिन में कंप्लीट कर देता है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि प्रोजेक्ट कंप्लीशन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कि कब प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। ठीक है, कब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। ठीक है, प्रोजेक्ट तभी कंप्लीट होगा जब ये अपना काम क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। तभी क्या होगा, वो क्या होगा, प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। ठीक है, अदरवाइज वो प्रोजेक्ट क्या है, कंप्लीट जल्दी नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर ये अपनी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दे, क्या कर दे, इंक्रीज कर दे, तो आपने जितने दिन सोचे थे उतने में क्या है, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है। मींस दिस इज द स्लोएस्ट पार्ट। यानी टोटल जो काम है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, ये स्लोएस्ट पार्ट। अगर ये थोड़ा जल्दी हो जाता है, ठीक है, तो प्रोजेक्ट क्या होगा, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये अपनी स्पीड पे काम करता है तो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, 10 दिन लग जाएंगे आपको। आपको करना कितने दिन में था, 7 दिन में। आपने माना था भाई 7 दिन में प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे हम, पर अभी क्या आपको 10 दिन लग रहे हैं। क्यों, क्योंकि दिस इज ड्यू टू दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट। ये एक स्टूडेंट ने क्या है, मे भी कोई भी रीजन हो सकता है, उसको डिफिकल्ट सेक्शन मिला हो, उसको कोई प्रॉब्लम आ रही हो प्रोजेक्ट के सिस्टम्स को अरेंज करने में या और करने में, तो वो एक डिफरेंट इशू है। पर हम सिर्फ एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट ले रहे हैं कि भी ठीक है, कौन कंट्रोल करेगा कि इससे सारा सिस्टम कंट्रोल हो रहा है कि प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होगा। ठीक है, अगर ये 2 दिन और कम लगाता है तो प्रोजेक्ट 8 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ये अगर 2 दिन और कम लगाता है तो प्रोजेक्ट 6 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से क्या है, उसी तरीके से क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या है, अलग अलग स्टेप्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो होती है उसमें क्या अलग अलग स्टेप्स होते हैं, और अलग अलग स्टेप्स की क्या है, स्पीड अलग अलग होती है। क्या होती है, स्पीड क्या होती है, अलग अलग होती है। तो जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है उस पर ही क्या है, सारी रिएक्शन का मैकेनिज्म, सारी रिएक्शन का आउटकम, सारी रिएक्शन का और क्या है, डिपेंड करता है कि किस तरह से क्या होती है, रिएक्शन होती है। और फिर उसी तरीके से क्या है, रिएक्शन को प्लान किया जाता है। क्या है, रिएक्शन को प्लान किया जाता है कि हम रेट डिटर्मिनिंग स्टेप को किस तरह से करें, कौन से कैटलिस्ट यूज करें, जिससे रेट डिटर्मिनिंग स्टेप क्या हो, इजीली थोड़ा फास्ट हो जाए या और जाए। तो ये एक चीज क्या है, आपके पास इंपॉर्टेंट आ गई थी। जब ये हम मैकेनिज्म पढ़ते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म, तो हम रेट डिटर्मिनिंग स्टेप की क्या है, बात करते हैं। वी टॉक अबाउट रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। तो जो आप रिएक्शन पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, ये चीज इंपॉर्टेंट आ जाएगी कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप क्या है, और उसमें कौन सा इंटरमीडिएट बन रहा है, और वो क्या कर रहा है, फिर प्रोडक्ट क्या बनेगा, उसको क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, फिर चीज आ जाती है आपके पास, हमारे पास में क्या है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, ये देखिए समझने के लिए करना है हमें। डेफिनेशन हमें कहीं नहीं लिखनी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पेपर है, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड का पेपर दे रहे हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का दे रहे हो, चाहे सेकंड ग्रेड का दे रहे हो, किसी का भी एग्जाम दे रहे हो, तो आपको क्या सिर्फ समझना है। इलेक्ट्रोफाइल मीन्स व्हाट, विच लव्स इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, विच लव्स इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन की तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की तरफ क्या अट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट कौन होगा, जो खुद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। मींस नॉर्मल वे में हम कह सकते हैं कि जिसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट नहीं होगा। जो सेंट्रल एटम है उसका ऑक्टेट क्या होगा, कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो उसको आपने कह दिया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। या फिर क्या है, ऑक्टेट को एक्सपैंड कर सकता है, एक्सपैंड करने की जिसमें क्या हो, पावर हो। ठीक है, तो ऑक्टेट को क्या है, जो एक्सपैंड कर सकता हो, जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स हो, इलेक्ट्रॉन को क्या करने के लिए, अरेंज करने के लिए। ठीक है, या इलेक्ट्रॉन को क्या करने के लिए, गेन करने के लिए क्या है। तो नॉर्मल भाषा में हम कह देते हैं विच गेन्स इलेक्ट्रॉन। ठीक है, विच गेन्स इलेक्ट्रॉन, और नॉर्मली क्या है, ये आता है इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, ये क्या करते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉन पेयर बोल देते हैं। ठीक है, तो चीज क्लियर होगी। इलेक्ट्रोफाइल मींस इलेक्ट्रॉन को लव करने वाला। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होने वाला, अट्रैक्ट वही होगा जिसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी। ठीक है, तो भूख जिसको होगी वही करेगा, जिसके पास ऑलरेडी
पेट भरा हुआ है वो थोड़ी जाएगा किसी के पास में, ठीक है। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो करेगा, ठीक है। तो ये चीज आपके पास में आ जाती है। अब बात कर लेते हैं न्यूक्लियोफाइल की। ठीक है। अब यह ध्यान रखिएगा कि ये दो जो हैं जिसकी हमने बात की थी, दीज आर अटैकिंग रिएजेंट्स। ये क्या अटैकिंग रिएजेंट्स हैं, ठीक है। तो अटैकिंग रिएजेंट्स हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन एक्सेस होगा, ठीक है। हम आगे एग्जाम्पल जब रिएक्शंस करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि किस तरह से होगा। तो जहां पर जिस भी एटम और वगैरह पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस होंगे जिसके पास में, वहां पर क्या है, ये अटैक करेगा। क्या करेगा, ये अटैक करेगा, ठीक है। तो अब ये क्या है, आपके पास में पॉजिटिव आयंस हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें क्या इलेक्ट्रॉन्स कम है, और बाकी हमने दो पढ़ लिए जिनका क्या ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट एक्सपैंड आप कर सकते हैं, मे भी पॉजिटिव आयंस हो ना हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे आ जाता है आपके पास में BCl3, ठीक है। इसके पास क्या है, एक वेकेंट ऑर्बिटल है, उसके अंदर क्या है कि एक लोन पेयर को अकोमोडेट कर सकता है। क्या लोन पेयर को क्या अकोमोडेट कर सकता है। तो जैसे जैसे एग्जांपल्स आते जाएंगे आपके सामने ये चीजें क्या क्लियर होती जाएंगी कि ये चीज क्या है, ठीक है। फिर आता है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल का बिल्कुल उलट होता है। क्या होता है, उलट होता है। इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होते हैं, या हम ये कह ले इट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। अब लोन पेयर की बात कर ली हमने, तो लोन पेयर को क्या है, डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो ये अटैकिंग रिएजेंट है, तो कहां अटैक करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेस सेंटर पे अटैक करेगा तो ये रिपेल हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक्सेस सेंटर पे अटैक करेगा तो ये क्या हो जाएगा, रिपेल हो जाएगा, इट गेट्स रिपेल्ड। तो ये क्या हो जाएगा, रिपेल हो जाएगा। तो वहां पर ये अटैक नहीं कर सकता, ये अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी के ऊपर, ठीक है। तो अब एक बात आ जाती है कि हमने पढ़ा था लुईस एसिड बेस, लुईस कॉन्सेप्ट, ठीक है। वी हैव स्टडीड लुईस कॉन्सेप्ट। तो लुईस कॉन्सेप्ट के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था। तो ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रोफाइल्स जो होते हैं, these are Lewis acids, और जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं these are Lewis bases, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, लुईस बेसिस। और इलेक्ट्रोफाइल्स जो होते हैं वो लुईस एसिड्स होते हैं। तो ये लुईस एसिड बेस रिएक्शन होती है। क्या होती है, लुईस एसिड बेस रिएक्शन होती है। यहाँ से क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ चला जाएगा और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा आपके पास में। हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कह सकते हैं कुछ भी, तो वो क्या आपके पास में फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये चीज किस में आ जाती है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल्स में, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल्स क्या है, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं जो हालांकि पॉजिटिव चार्ज है, जैसे NH4 पॉजिटिव है, ठीक है। अब आपको नहीं लगेगा कि इलेक्ट्रोफाइल होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर है, ठीक है, पर ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, दिस इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, क्योंकि इसके पास में इलेक्ट्रॉन पेयर लेने के लिए वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन में क्या है, डी ऑर्बिटल्स नहीं होते, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए है। तो ध्यान रखिएगा जब आप क्वेश्चन कर रहे हो, हम भी करेंगे यहाँ पे क्वेश्चंस, जब हम थोड़ा सा टेक्स्ट को कर लेंगे तो सामने चीजें आपके क्लियर होती जाएंगी कि ये इलेक्ट्रो इस तरह से कंपाउंड्स पॉजिटिव आयन होते हुए भी, क्योंकि ये लग रहा है जैसे पॉजिटिव आयन है, जब हमने बात की पॉजिटिव आयंस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स और इस तरह से हैं, तो वहां पर क्या है, दिस इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। इसी तरीके से Ca2+ अगर आपको दिखा दिया जाए, ठीक है, दिस इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। तो उसी तरीके से क्या है, ये चीज आपके सामने आ जाती है, ठीक है। तो अब बारी आती है क्या, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। हम रिएक्शंस ये हमें पढ़नी है, तो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। हम सिर्फ बेसिक्स पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस का, और कौन कौन से कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो इन टाइप्स रिएक्शन को देते हैं, क्या देते हैं। तो पहला आप ध्यान रखिएगा, पहले सबसे पहले चीज जो आती है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है।
अब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, ये आप क्या है, जब आपका फर्स्ट ग्रेड का जीके का पेपर होता है ना साइंस में, तो उसमें आप अच्छी तरह से पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। इसको ठीक है, इसको हम विस्थापन अभिक्रिया कह देते हैं। अब यहाँ पर हमारे को इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, पॉइंट नंबर 1, कि कौन से कंपाउंड्स जो होते हैं वो इन रिएक्शंस को देते हैं, क्या है, कौन से कंपाउंड्स होंगे जो इन रिएक्शंस को क्या करेंगे, देंगे। तो यहाँ ध्यान रखिएगा आप, सैचुरेटेड कंपाउंड्स जो होंगे मोस्टली केसेस में, उनकी क्या स्पेसिफिक रिएक्शन होती है, क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स आपके पास में आएंगे, जैसे हमने पढ़ा था पहले कि सैचुरेटेड दिन में क्या है, डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड नहीं होते, तो वो देते हैं। दूसरा जो आपके पास में रिएक्शंस होती है वो होती है एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। अब यहाँ एक स्पेसिफिक चीज आ जाती है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स आपके पास में है उनमें क्या अनसैचुरेशन होता है हाईली, ठीक है, हाईली क्या अनसैचुरेशन होता है, लेकिन ठीक है, लेकिन क्या है कि उनका जो स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर क्या है, रेजोनेंस काफी होता है, इसको भी हम बाद में पढ़ेंगे, दिक्कत नहीं है आपको। तो रेजोनेंस के कारण क्या होता है, उनके अंदर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी को क्या है, एरोमेटिक हम कह देते हैं, या एरोमेटिक प्रॉपर्टी कह देते हैं, ठीक है। जैसे बेंजीन हमारे पास में है, ये बेंजीन है, दो स्ट्रक्चर बनाते हो आप इसको, तो ये क्या है, डबल बॉन्ड जो क्या है इसमें रोटेट कर रहा है, क्या रोटेट कर रहा है, इसकी वजह से क्या है, इसके अंदर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, और इस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से क्या है, नॉर्मल कंडीशंस पे क्या है, ये एडिशन रिएक्शन नहीं देते, ठीक है। तो वो जो कंडीशन इनकी होती है वो होती है कि क्या कि वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। तो इनकी स्पेसिफिक रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। किस तरह की होती है हम आगे पढ़ेंगे। तो ये चीज होती है, तो रेजोनेंस की वजह से ये होता है। तो मेन चीज आपके पास में क्या आ जाती है, सैचुरेटेड कंपाउंड्स एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या रिएक्शन देते हैं। अब बात कर लेते हैं फिर दूसरी तरह की रिएक्शन आपके पास में आती है। अब इसके अंदर क्या है, आपके हम जो रिएक्शंस पढ़ेंगे वो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस पढ़ेंगे और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ेंगे। दो चीजें, ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड्स की होती है, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है वो एल्किल हैलाइड्स के अंदर और उनके अंदर आती है। इसके अंदर आपको SN1 SN2 सारी चीजें क्या डिटेल में हमें पढ़नी है, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। तो ये चीज आ जाती है। दूसरा आपके पास में आ जाता है एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अब एडिशन रिएक्शन आपने जीके में पढ़ रखा है कि भी दो कंपाउंड्स क्या ऐड होके क्या एक नया कंपाउंड बना देते हैं। तो यहाँ पर क्या स्पेसिफिक चीज आती है कि एडिशन रिएक्शन स्पेसिफिक होती किनकी है, कौन ऐसे कंपाउंड्स है जो तो एडिशन रिएक्शन देते हैं। तो दीज आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, अनसैचुरेटेड। जैसे एल्कीन्स एल्काइंस हमारे पास है, ठीक है, एल्कीन्स एल्काइंस, ठीक है, एल्कीन्स एल्काइंस। और हमारे पास में क्या है, एल्डिहाइड्स कीटोन्स। और ये जो चीज, ये जो कंपाउंड होते हैं वो क्या करते हैं, रिएक्शन देते हैं। तो ये भी क्या है, दो तरह की आपको वो मिलेगी, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक। तो ये हम बात कर ले। फिर दूसरी चीज नेक्स्ट क्या आ जाता है आपके पास में, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन ये क्या है, रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। एडिशन में क्या है, एक ही कंपाउंड बन रहा है। एलिमिनेशन में क्या है, क्या आपके पास में क्या है, कंपाउंड एलिमिनेट हो रहा है। क्या कंपाउंड क्या एलिमिनेट हो रहा है। अब यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट आ जाती है, वो ये देखने वाली होती है कि जो रिएक्शंस बन रही हैं, रिएक्शंस हो रही हैं। अब आप इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा, जो हमने थर्मोडायनामिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वो
वो आपको क्या है यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। क्या है यहाँ पे जब आप रिएक्शन मैकेनिज्म के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई करना पड़ेगा, और वो आपके लिए काफी क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भी एंट्रोपी बढ़ रही है, कम हो रही है, क्या हो रही है, क्या नहीं हो रही है। तो इस तरह से रिएक्शंस में आ जाता है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है, रिवर्स ऑफ दोज रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या है, कंपाउंड एलिमिनेट हो रहा है। क्या हो रहा है, कंपाउंड एलिमिनेट हो रहा है। मींस ये भी क्या है, हमारे के पास में ज्यादातर क्या सैचुरेटेड कंपाउंड्स देते हैं। क्या करेंगे, सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या एलिमिनेशन रिएक्शन देंगे। जैसे अल्किल हैलाइड्स आ गया, तो इनकी क्या स्पेसिफिक रिएक्शन होती है E1 और E2 रिएक्शन। ठीक है, E1 और E2 रिएक्शन जो आपके पास में आ जाती है। तो ये क्या है आपके पास में वो आ जाती है। अब ठीक है, अब रीअरेंजमेंट हमने पढ़ लिया था। क्या रीअरेंजमेंट रिएक्शन के बारे में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। होता क्या, कोई कंपाउंड रीअरेंजमेंट होता है। एक रिएक्शन आई आपके पास में कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन, अब ये देखिए, ये क्या एक स्पेशल टाइप की एडिशन रिएक्शन है। ठीक है, ये क्या एक स्पेशल टाइप की क्या एडिशन रिएक्शन है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल्स या दो कंपाउंड्स जो हैं वो क्या है, आपस में क्या है, एक कंपाउंड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट बनाते हैं। अब इस प्रोडक्ट के साथ एक बाय प्रोडक्ट बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। क्या है, बाय प्रोडक्ट बन भी सकता है और क्या है, नहीं भी बन सकता है। ठीक है, तो बाय प्रोडक्ट जब बनता है तब उसको बोल देते हैं कंडेंसेशन विद एलिमिनेशन। क्या कह देते हैं, कंडेंसेशन विद एलिमिनेशन। ठीक है, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन आप करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, एल्डोल कंडेंसेशन आप करा रहे हैं। अगर उसको बेस की प्रेजेंस में कराते हैं तो जरूरी नहीं है कि एलिमिनेशन हो ही हो। जब आप उसको एसिड की प्रेजेंस में कराते हैं तो एलिमिनेशन के साथ में क्या प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। तो उसको आपने क्या कह दिया, कंडेंसेशन विद एलिमिनेशन। ठीक है, तो ये चीज इसके अंदर आ जाती है। फिर एक स्पेसिफिक रिएक्शन आती है जिसको हम बोलते हैं आइसोमराइजेशन रिएक्शन। ठीक है, आइसोमराइजेशन रिएक्शन। ठीक है, अब एक छोटा सा चीज आ जाती है आइसोमर्स। ठीक है, अब आइसोमर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि सेम डिफरेंट कंपाउंड्स। ठीक है, डिफरेंट कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, सेम होता है। डिफरेंट कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इसमें दो कंडीशन आ जाती है आपके पास में। आइदर दे हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स। ठीक है, अगर वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। क्या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, इसको पूरी तरह से हम डिटेल में बात करेंगे धीरे धीरे करते हुए। अगर वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, ठीक है, तो उनका क्या है कि अरेंजमेंट ऑफ एटम डिफरेंट हो जाता है। क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ एटम डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, और अगर वो ऑप्टिकल वगैरह आइसोमर्स हैं तो उनका अरेंजमेंट ऑफ एटम क्या होता है, डिफरेंट नहीं होता है। जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में क्या अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या है कि जो कंपाउंड्स बन रहे हैं आपके, उनको हम क्या बोल देते हैं, आइसोमराइजेशन रिएक्शन। जैसे मान लीजिए कि आपके पास में क्या है, कंपाउंड है। ठीक है, तो आप इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ऊपर हीट करते हैं। तो ये क्या है, आइसोमराइज होके क्या बन जाता है, ठीक है, ये क्या है, एन ब्यूटेन, और ये क्या है, आइसोब्यूटेन। ठीक है, आइसोब्यूटेन। ध्यान रखिएगा, किसी भी कंपाउंड में अगर आपके पास ये ग्रुप हो तो उसको हम क्या कह देते हैं, आइसो। ठीक है, किसी भी कंपाउंड में अगर ये ग्रुप हो तो इस ग्रुप को बोलते हैं आइसो ग्रुप। क्या बोलते हैं, आइसो ग्रुप। और ये जो स्ट्रेट चेन कोई कंपाउंड है, चाहे वो
3 4 का है, 5 का है और है, ठीक है, 4 का है, 5 का है और है, जो भी है, 4 से आगे जितने भी होते हैं, अगर वो स्ट्रेट चेन है, ठीक है, एक चेन बननी जा रही है, तो उसके लिए हम क्या लगा देते हैं, एन, जिसको बोल देते हैं नॉर्मल। जो ये शो करता है कि इसमें कहीं भी क्या है, साइड चेन अटैच्ड नहीं है, ठीक है, कहीं भी क्या है, इसमें साइड चेन जो है वो अटैच्ड नहीं है, तो ये ग्रुप आ जाता है आपके पास में आइसो, दिस ग्रुप इज आइसो। और इस तरह का ग्रुप जो होता है उसे हम नियो ग्रुप बोल देते हैं, ठीक है, तो ये नियो ग्रुप आ जाता है आपके पास में, ठीक है, नियो पेंटेन, नियो, इस तरह से जो ग्रुप होता है वो नियो ग्रुप आ जाता है आपके पास में। तो ये आपके पास में क्या है, ये आ जाता है। यहाँ पर क्या आगे नहीं लगा हुआ, इसलिए क्या है, इसको आइसो बोल रहे हैं हम। यहाँ अगर CH3 लगा होता तो ये नियो पेंटेन बन जाता। क्या बन जाता? नियो पेंटेन बन जाता। यानी कार्बन के चारों तरफ क्या है, एल्किल ग्रुप्स लगे हुए हैं। क्या है, कार्बन के चारों तरफ क्या है, जब एल्किल ग्रुप्स लगे हों तो उसको नियो ग्रुप बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? नियो ग्रुप बोल देते हैं। चारों तरफ एल्किल ग्रुप्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज आपके पास में क्या है, क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो आज के वीडियो में क्या है, हमने कुछ बेसिक्स को स्टडी किया था, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, वी आर मूविंग स्लोली इन, ठीक है, शुरुआत के अंदर, ताकि आपको सारे के सारे बेसिक्स क्या है अच्छी तरह समझ में आने लग जाए। क्या है, समझ में आने लग जाए। जैसे मैंने कहा था, कुछ दिन हम क्या है 10-12 क्लासेस हम थोड़ा स्लो रखेंगे, उसके बाद क्या हम इसकी स्पीड को क्या है इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में क्या है, हमने इन चीजों को पढ़ा, ठीक है। और आगे के वीडियो में क्या है, नेक्स्ट वीडियो में क्या है, हम थोड़ा आगे क्या है एडवांस लेवल पे क्या है काम करना शुरू करेंगे। वी विल स्टार्ट ऑन एन एडवांस्ड लेवल, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।